हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमारे दो लेक्चर हो गए थे। आगे उसको कंटिन्यू करते हैं। उसमें हमने पढ़ लिया था कि कोसी रीमान इक्वेशन क्या होती है। कोसी रीमान समीकरण के बारे में हमने पढ़ लिया था। सीआर इक्वेशन कहा जाता है, जिसमें उसका पोलर फॉर्म भी देखा था और कार्टिजियन फॉर्म है वो भी देख लिया था, और अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में किस तरीके से पूछा जाता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है। और उसके बाद अगर हमें अवकलनीयता की बात की, तो अवकलनीयता जब भी हमें वेरीफाई करना आए एग्जाम के अंदर, तो अगर मान लो कोई फंक्शन एफ जेड है, वो किसी जेड नॉट पे अवकलनीय पूछा जा रहा है, तो आप सबसे पहले ये देखें कि भाई डेफिनेशन से तो हर क्वेश्चन हो ही जाएगा। अगर आप डेफिनेशन से जल्दी हो जाता है तो आप पहले डेफिनेशन लगा दो कि एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट है, वो फंक्शन बनेगा, और इसमें लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अगर ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए तो हम कह देंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, वरना डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एक तो ये तरीका था। एक हमने देखा था कि इसका नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन यानी आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध क्या होता है। तो आवश्यक प्रतिबंध में तो हमने ये देखा कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो हमेशा कोसी रीमान समीकरण को संतुष्ट करेगा। अब कोसी रीमान समीकरण को संतुष्ट अगर नहीं करता है, इसका मतलब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। तो ये जो आवश्यक प्रतिबंध है ये डिस्कार्ड करने की ज्यादा काम आता है। जैसे या तो आप सी आर लगा सकते हैं उसमें, यानी यू एक्स बराबर वी वाई या यू वाई बराबर माइनस का वी एक्स। तो ये बताया था अगर जेड बार का फंक्शन है तो डेल एफ अपॉन डेल जेड बार कर सकते हैं बराबर 0, इससे देख सकते हैं। या फिर पोलर फॉर्म में चेक करना है तो यहाँ से मैंने बताया था यू वी, और यहाँ से यू और वी लिख लें, और ये आर थीटा और इसको थीटा आर कर दें, और ये बराबर ये माइनस होता है, और यहाँ आर से गुणा कर दें और इधर भी आर से गुणा कर दें, आर इंटू वी आर। तो ये इसका पोलर फॉर्म हो जाता है। ये भी हमने देख लिया था। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। फिर इसकी सफिशिएंट कंडीशन क्या थी कि अगर कोई भी फंक्शन एफ जेड है वो किसी जेड नॉट पे अवकलनीय होगा यदि उसके u और v जो पार्ट है उनके पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो, यानी एग्जिस्ट करें और कंटिन्यूअस हो, सतत होने चाहिए, और साथ में सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो अगर ये दोनों कंडीशन हो जाती है तब हम कह देते हैं वहां पे कि फंक्शन हमारा क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अब देखो आगे देखते हैं बच्चों। तो यहां तक कर लिया होगा सबने। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं जो आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था और एमएससी एंट्रेंस में भी पूछा हुआ है। तो लिखें इसमें क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखो इसमें। उसमें लिखा है प्रदर्शित कीजिए कि फलन एफ जेड, यानी हमें फलन क्या दे रखा है, एफ जेड बराबर हमें दे रखा है अंडरूट में मॉड ऑफ एक्स वाई। ठीक है। और हमें पूछा गया कि मूल बिंदु पर कोसी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, परंतु इस बिंदु पर विश्लेषिक फलन नहीं है। तो अभी हम विश्लेषिक फलन हमने पढ़ा नहीं, हम जानते नहीं है, लेकिन मान लो हमें पूछा जाता है कि मूल बिंदु पे फलन अवकलनीय है या नहीं है, ये हमें वेरीफाई करना होता। मान लो यानी कि जो फलन है वो मूल बिंदु पे यानी 0 0 पे फलन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, ये हमें मान लो वेरीफाई करना होता। तो हम कैसे करते हैं इसको। ठीक है। तो सीआर चेक करना है तो हम जानते हैं कि यहाँ पे एफ जेड, तो ये हमें यू दे रखा है, क्योंकि ये वैल्यू क्या आएगी, हमेशा रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। तो यू एक्स कोमा वाई का मान क्या है, अंडरूट में मॉड ऑफ एक्स वाई, और जहां पे v का मान क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। ठीक है। अब सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करना है तो हमें क्या निकालना है, ux निकालना है, uy निकालना है, क्योंकि vx vy तो 0 आ जाएंगे, क्योंकि v 0 दे रखा है। तो यहाँ से क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 0 है ना इसके अंदर, तो v 0 दिया हुआ है तो vx भी 0 हो जाएगा, और यहाँ से vy भी 0 हो जाएगा। ये तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब हमें ux निकालना है, uy निकालना है। तो ux uy निकालने के लिए मैंने आपको मेथड बताया था। अगर इसका मान लो डायरेक्ट अगर पार्शियल डेरिवेटिव करना टफ होता है तो मैंने मेथड बताया था आपको क्या, कि ux निकालना है। तो ux का मीनिंग क्या हो गया कि डेल u अपॉन डेल x। इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, और हमें कहाँ चेक करना है, z बराबर 0,0 पे, यानी यह हम लिखें z बराबर 0 पे। ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0 u ऑफ x, 0 प्लस u ऑफ माइनस u ऑफ 0,0, यानी h के पॉइंट पे पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं हमने कल देखा था, डेफिनेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमें डेल u अपॉन डेल y निकालना है तो उसको कैसे लिखें, डेल u अपॉन डेल y बराबर लिमिट
y टेंस टू 0 और यहाँ से u ऑफ 0 कोमा वाई माइनस u ऑफ 0 कोमा 0 अपॉन क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको हल करें तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे u x कोमा 0 लिखेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ से u 0 कोमा 0, तो u 0 0 पे मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ से क्या बन गया, 0 अपॉन x हो गया। तो यहाँ से हमारी लिमिट क्या आ गई, 0 आ गई। तो लिमिट और ये मान जो रखेंगे ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि u x कोमा 0, तो यहाँ x और y को 0 रख देंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ये मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो डेल u अपॉन डेल x क्या आ गया, 0 आ गया। ऐसे यहाँ से डेल u अपॉन डेल y, तो यहाँ x 0 हो जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से u y ये 0 आ गया और यहाँ से जो ux है वो भी 0 आ गया और vx 0 है, vy 0 है। तो इसका मतलब जो फलन fz हमें दे रखा है वो मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। और हमें क्या पूछा गया था इसमें, मैंने कहा विश्लेषिक फलन पूछा है, लेकिन विश्लेषिक फलन की अभी हमने डेफिनेशन लिखी नहीं है, उसके बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर मान लो आपसे कहा जाता है कि भी 0 पे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी बताइए, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, फंक्शन है वो अवकलनीय है या नहीं है z बराबर 0 पे, तो ये मान लो अगर वेरीफाई करना होता तो क्या करते हैं। तो अब देखो यहां से ये लिख लिया सबने। अब हम 0 0 पे इसकी लिमिट चेक करते हैं और कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं और डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं कि 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है और डिफरेंशिएबल है या नहीं, क्योंकि 0 0 पे CR इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, 0 0 पर सॉरी CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं इसमें लिमिट के बारे में। तो लिमिट यहाँ से क्या हो जाएगा, तो लिमिट तो डायरेक्ट दिख रहा है कि लिमिट, और अगर यहाँ पे x कोमा वाई टेंस टू 0 कोमा 0 और ये हमें वेरीफाई करना है अंडर रूट में मॉड ऑफ एक्स वाई, तो ये लिमिट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और 0 पे फंक्शन का मान क्या है, 0 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो फंक्शन एफ जेड है वो z बराबर 0 पर सतत है या कॉन्टिन्यूस है। ये भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब हमें बात करना है कि यहाँ पे फंक्शन है वो अवकलनीय है या नहीं है। अगर फंक्शन अवकलनीयता चेक करनी है तो हमें क्या चेक करना है कि लिमिट z टेंस टू 0 f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 अपॉन यहाँ से z माइनस 0 हो जाएगा। इसकी लिमिट चेक करनी है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं लिमिट z टेंस टू 0 और एफ जेड का मान कितना है, अंडर रूट में मॉड ऑफ एक्स वाई, और यहाँ से ये 0 हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा, z का मतलब है x प्लस आयोटा वाई। तो अगर यहाँ पे हम पाथ पे जाएं कि y बराबर एम एक्स पाथ से जाते हैं और वेरीफाई करते हैं कि यहाँ से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आता है या नहीं आता है, तो अगर y बराबर एम एक्स पाथ लिया तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से लिमिट z टेंस टू 0, तो y बराबर एम एक्स पाथ रखेंगे तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, m आएगा और x स्क्वायर, तो अंडर रूट है तो बाहर x आ जाएगा, अंडर रूट m हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x इंटू अंडर रूट m। समझ गए सभी। और यहाँ से अगर हम y बराबर एम एक्स रखें तो x कॉमन आ जाएगा, तो अगर यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 प्लस आयोटा m हो जाएगा, ये लिख सकते हैं। और यहाँ लिमिट z टेंस टू 0, तो x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसकी लिमिट क्या आ गई, अंडर रूट में m अपॉन 1 प्लस आयोटा m। इसका मतलब इसकी जो लिमिट है यहाँ पे ये m पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि m का मान चेंज करेंगे लिमिट का मान चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये फंक्शन z बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, और अवकलनीय नहीं होता है वो विश्लेषिक भी नहीं होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप लिख लें इसमें कि फलन एफ जेड z बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, जबकि 0 0 पर इसके जो CR इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये एक एग्जांपल और ऐसा मिल गया जिसमें CR इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रहा है 0,0 पर, लेकिन मेरा जो फंक्शन है वो क्या नहीं है, 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो फलन एफ जेड z बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो लिख लेंगे इसको। अब देखो यहाँ से बच्चों एक क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे हमने कल देखा था कि भाई पोलर फॉर्म में जो CR इक्वेशन है उसको हमने CR इक्वेशन को पोलर फॉर्म में भी देखा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी देख लिया था और कार्टेशियन फॉर्म में। तो यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेल अगर मान लो हमारे पास फंक्शन है तो नेक्स्ट आर्टिकल भी मान सकते हैं इसको कि अगर W बराबर एफ जेड और एफ जेड बराबर है u x, y,
और प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई, ठीक है। और हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड है वो किसके बराबर होगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड है वो किसके बराबर होगा। तो यहां से ये बराबर आता है कि कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और यहां से डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, एक तो इसके बराबर होता है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कि डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड होता है वो आयोटा अपॉन आर, आयोटा अपॉन आर, और यहां से कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और यहां से आप लिखते हैं डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा। ये एग्जाम में पूछा जाता है। और यहां से इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं ई टू द पावर, यहां से माइनस आयोटा थीटा और यहां से डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, और ये डायरेक्टली एग्जाम में आता है। यहाँ आयोटा अपॉन आर और ये बन जाएगा ई की पावर माइनस आयोटा थीटा और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा। ये दोनों या तो ये लिखे होंगे ऑप्शन में, या फिर ये लिखा हुआ हो सकता है। और एग्जाम में ये मान लो बार बार पूछा जाता है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है और आपके कॉलेज इसमें एमएससी एंट्रेंस में भी पूछा हुआ है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार आपसे, तो लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे। और यहाँ पे आपके माइनस आता है, ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे क्या आता है, माइनस। अब देखो ये कैसे प्रूफ किया जाता है उस पे आते हैं। तो लिखें डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड के बराबर मान पूछा जाता है एंड जो भी फंक्शन है उसका जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव पूछा जाता है। जो भी फंक्शन दिया हुआ है जेड के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो लिखें, इसको लिखें सभी। हाँ भाई, अब आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि कई बार के एग्जाम में मान लो हमें ध्यान नहीं रहता है, तो आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, तो अगर डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड है तो यहां से अगर हमें डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स निकालना हो, क्योंकि देखो यहां से डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड बराबर क्या है, डेल डब्ल्यू डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड। तो इसमें डब्ल्यू का ध्रुवीय रूप में अवकलज पूछा जाता है। इस आर्टिकल का नाम क्या रहता है, डब्ल्यू का ध्रुवीय रूप में, डब्ल्यू का ध्रुवीय रूप में अवकलज, ध्रुवीय रूप में अवकलज ये पूछा जाता है, यानी डब्ल्यू का ध्रुवीय रूप में अवकलज। तो देखो बच्चों, यहां से अगर हमें डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड फाइंड आउट करना है, और ये आप डायरेक्ट अगर याद रख सकते हैं तो याद रखें, बाकी मैं इनका थोड़ा प्रूफ का आइडिया दे देता हूँ। कई बार क्या है, हम एग्जाम में इन चीजों को भूल जाते हैं, कहीं प्लस माइनस की गलती भी हो जाती है, ठीक है। तो अपन थोड़ा प्रूफ का आइडिया ले लेते हैं, जैसे याद रह जाए हमारी चीजें। तो देखो इसमें अगर हमें डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड तो पोलर फॉर्म में पूछा गया है, तो पोलर फॉर्म में हमें पता है कि जेड को हम क्या लिखते हैं। अगर हम पोलर फॉर्म की बात करें तो जेड हमारा क्या होता है, आर ई की पावर आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा फॉर्म में होता है, जहां आर बराबर हम क्या लिखते हैं, आर बराबर होता है हमारा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। और थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ये हम आर बराबर या आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ये थीटा बराबर क्या हो जाता है, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो हमें इसको पोलर फॉर्म में बनाना है, तो इसका मतलब आर और थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करना है। तो यहां से हम लिख सकते हैं डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, और जहां पे डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर और डेल आर अपॉन डेल एक्स, और यहां से क्या हो जाएगा प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा, और यहां से डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। तो अब यहां से हमारे पास ये डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर हो गया, और यहां से डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा। तो हमें पता है डब्ल्यू का मान क्या होता है, डब्ल्यू बराबर क्या है, यू प्लस आयोटा वी है। तो यू प्लस आयोटा वी है, तो यहां से इसको चेंज कर सकते हैं। देखो क्या आएगा, तो पहले अगर डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान निकाल लें और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का मान निकाल लें, तो एक प्रूफ करवा देता हूं, एक आप खुद कर सकते हैं। तो देखो यहां से अगर हम यहां से इस इक्वेशन से डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान निकालें तो क्या आएगा, हमें इसका मान निकालना है। तो अब डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स निकालना है। तो यहाँ से डेल आर यहाँ से करेंगे, इसका अगर एक्स के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 2r, और यहाँ से डेल आर अपॉन डेल एक्स, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 2x के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारे पास आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स, एक्स के सापेक्ष इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया,
तो यहाँ से डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या मान के चलते हैं, आपको आइडिया होगा, x बराबर आर कोस थीटा, और यहाँ से लिखते हैं बच्चों y बराबर आर साइन थीटा। ये हम जानते हैं x बराबर क्या लिखा जाता है, आर कोस थीटा, और y बराबर क्या लिखते हैं हमेशा, आर साइन थीटा। तो यहाँ से देखो x का मान रखेंगे आर कोस थीटा, तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से r, और ये डेल आर अपॉन डेल एक्स, आर यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं एक बार। ये अगर आपने लिख लिया हो तो देखो यहाँ से इसको मैं हटा देता हूं एक बार, यहाँ पे लिखते हैं इसमें। तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया इंफॉर्मेशन, इसको तो यहाँ हल कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से आर, और यहाँ से डेल आर अपॉन डेल एक्स, और ये किसके बराबर आ गया, एक्स। एक्स बराबर क्या है यहाँ से आर कोस थीटा, एक्स बराबर क्या है आर कोस थीटा, तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से डेल आर अपॉन डेल एक्स का जो मान है वो क्या आ गया, कोस थीटा के बराबर आ गया। डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान है वो कोस थीटा आ गया। ऐसे में डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का मान निकालना है, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या है, टेन इनवर्स, और यहाँ वाई बाई एक्स है, तो यहाँ से डेल थीटा अपॉन डेल एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से 1 प्लस और y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और जैसे ही 1 अपॉन एक्स का करेंगे एक्स के सापेक्ष तो क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये इसका एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, देखो क्या आएगा, यहाँ से ऊपर माइनस का y और अपॉन, अगर एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया मैंने, अब एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या है, आर स्क्वायर है, और वाई का मान क्या है, आर साइन थीटा, तो माइनस का आर साइन थीटा, और यहाँ से अपॉन में क्या हो गया आर स्क्वायर, तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो माइनस का साइन थीटा अपॉन आर हो गया। तो ये मान रख देंगे, हमें एक बार आर की फॉर्म में बनाना है, एक बार थीटा की फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ से देखो ये जो इक्वेशन है इसमें डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर हो गया, तो यहाँ से डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, और यहाँ से डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान कितना है कोस थीटा, ये आ गया यहाँ से कोस थीटा, ठीक है। फिर प्लस, ये प्लस हो गया, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा, तो यहाँ से डेल अपॉन डेल थीटा, और यहाँ से u, क्योंकि w बराबर क्या होता है u प्लस आयोटा v होता है, तो ये मान रख दिया हमने u प्लस आयोटा v। और यहाँ से अगर हम देखें तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का मान कितना आया, माइनस साइन थीटा अपॉन आर, तो यहाँ मैं इसको माइनस कर देता हूँ, और ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन आर आ जाएगा, ये लिख लेंगे। तो यहाँ से इसको लिख लिया हो तो मैं हटा देता हूँ, लिख लें एक बार। एक प्रूफ का आइडिया देता हूं, अगर मान लो अगर पूछा जाए तो तुरंत आप प्रूफ कर सकते हैं इस चीज को, या फिर याद रखें वो सबसे अच्छा है, ताकि जल्दी से क्वेश्चन हो जाता है। अब देखो यहाँ से ये डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर है, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, और ये कोस थीटा है, तो यहाँ से देखो डेल यू अपॉन डेल थीटा आएगा, और यहाँ से डेल वी अपॉन डेल थीटा, और हमें पता है पोलर फॉर्म में मैंने सीआर इक्वेशन आपको बताया था, पोलर फॉर्म में सीआर इक्वेशन मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो यहाँ से हम लिखते हैं यू वी, और यहाँ भी यू वी, और यहाँ आर थीटा, और यहाँ पे थीटा, और यहाँ आर, यहाँ से माइनस का आर होता है, और यहाँ आर लिखते हैं बराबर, ये याद है सबको। तो यहाँ से देखो डेल यू अपॉन डेल थीटा आएगा, प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल थीटा, तो माइनस डेल यू अपॉन डेल थीटा का मान कितना है, डेल यू अपॉन डेल थीटा का मान है माइनस आर, माइनस का आर, और डेल वी अपॉन डेल आर हो जाएगा, क्योंकि हमें आर की फॉर्म में बनाना है, ठीक है। और यहां से बच्चों देखें तो क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा वी, तो डेल वी अपॉन डेल थीटा, तो डेल वी अपॉन डेल थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ से आयोटा आर, और डेल यू अपॉन डेल आर हो जाएगा, ये लिख सकते हैं। और यहाँ से साइन थीटा अपॉन आर आ जाएगा, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, इसमें ये बन गया डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से अगर हम देखें ये माइनस आ गया, लेकिन यहां माइनस, अगर इसमें से माइनस लेंगे तो यहां माइनस आना चाहिए था ना, ये माइनस आ गया, अच्छी बात है। तो यहां से क्या हो जाएगा, u बराबर क्या था, सॉरी w बराबर u प्लस आयोटा v, तो डेल u अपॉन डेल थीटा, तो डेल u अपॉन डेल थीटा हो गया माइनस का r डेल v अपॉन डेल r, ठीक है।
और प्लस आयोटा, ये भी ठीक है, इनटू में आर और डेल यू अपॉन डेल आर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक ये लिख लेंगे। अब देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर हो गया और ये बन गया कोस थीटा, कोस थीटा बन गया। और यहां से देखें तो माइनस और आर कॉमन ले लेते हैं इसमें से, और आर कॉमन लेंगे तो यहां से क्या बन जाएगा, देखो यहां से अगर हम यहां से आयोटा से अंदर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो फर्क क्या फर्क पड़ेगा, यहां से देखें, हाँ ये कर सकते हैं। देखो बच्चों यहां से यहाँ माइनस हो जाएगा, और अगर आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से मान लो मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन आयोटा, यहाँ 1 अपॉन आयोटा हो गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, और आर चलो बाहर ले लेते हैं, आर को मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बनेगा, माइनस का आयोटा डेल वी अपॉन डेल आर, क्योंकि हमें डब्ल्यू बनाना है, कुल मिला के हमें डब्ल्यू बनाना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा डेल आर, और यहाँ आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आर, आर तो हमने कॉमन ले लिया, तो ये बनेगा डेल यू अपॉन डेल आर, और यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा अपॉन आर, तो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ से हमारे पास माइनस कॉमन आ जाएगा, तो माइनस कॉमन आएगा तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, और यहाँ से कोस थीटा, और यहाँ से हमें अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आयोटा फिर से, तो माइनस आयोटा, और ये बन जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर। समझ आया सबको ये, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल आर प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल आर, तो ये क्या बन जाएगा, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, और ये आ जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ से देखो कॉमन ले लेंगे डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर, तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर कॉमन लेंगे तो कोस थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा। तो ये फर्स्ट प्रूफ हो गया कि डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर और यहाँ से ई की पावर माइनस का आयोटा थीटा, ये प्रूफ लिख सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप याद करेंगे कि प्रूफ करने में टाइम लग सकता है। बाकी इस तरीके से प्रूफ किया जाता है कि डब्ल्यू का ध्रुवीय रूप में अवकलज, डब्ल्यू का ध्रुवीय रूप में अवकलज है, तो डीजेड डी डब्ल्यू अपॉन डीजेड है, वो यहाँ से डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा के बराबर आता है। या फिर हमने देखा कि अगर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा करते हैं तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा ई की पावर माइनस आयोटा थीटा इनटू में आता है माइनस आयोटा अपॉन आर, ये ध्यान रखेंगे, माइनस का आयोटा अपॉन आर आता है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हम इसको, यानी कि जो डब्ल्यू का ध्रुवीय रूप है वो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, और एग्जाम में पूछा हुआ भी ध्यान रखेंगे भाई, उसको इंपोर्टेंट लगा लेंगे, फिर से पूछा जा सकता है। और मेथड इसको सोल्व करने का ये होता है जो मैंने आपको बता दिया है। तो अगर थोड़ा बहुत मान लो आइडिया रखना है तो आप इसमें रख सकते हैं, बाकी अगर याद करेंगे तो ज्यादा सही है, ताकि जल्दी से अपन एग्जाम में अप्लाई कर सके उसको। अब देखो नेक्स्ट इसमें लिखते हैं डेफिनेशन, विश्लेषिक फलन क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे विश्लेषिक फलन यानी एनालिटिक फंक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे सभी विश्लेषिक फलन या एनालिटिक फंक्शन। तो लिखें विश्लेषिक फलन या एनालिटिक फंक्शन। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, विश्लेषिक फलन या एनालिटिक फंक्शन। तो लिखें इसमें नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे विश्लेषिक फलन, विश्लेषिक फलन या फिर इसको हम बोलते हैं एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं इसमें, विश्लेषिक फलन या एनालिटिक फंक्शन। तो डेफिनेशन ऐड करें सभी। तो लिखें फलन एफ जेड किसी प्रांत डी में, तो पहले डेफिनेशन ऐड कर लेंगे, फलन एफ जेड किसी प्रांत डी में, फलन एफ जेड किसी प्रांत डी में विश्लेषिक फलन होगा, फलन एफ जेड यानी फलन एफ जेड, फलन एफ जेड किसी प्रांत डी में, किसी प्रांत डी में, डी में विश्लेषिक फलन होगा, विश्लेषिक फलन होगा यदि प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो, यदि प्रांत डी के
यदि प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर, यदि प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर, प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। अब देखो यहाँ पे बच्चों, अभी तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ी है अवकलनीय हो, तो पहले इसको समझेंगे। देखो इसका मतलब क्या है। जैसे हमने अभी तक जो भी प्रॉपर्टी पढ़ी, जैसे लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी होती है। कि जैसे हमें कहा जाता है कि किसी पॉइंट जेड नॉट पे फलन अवकलनीय है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है, किसी पॉइंट जेड नॉट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, या सतत है या नहीं है, ये हमें पूछा जाता है। ठीक है। लेकिन जब हम विश्लेषिक फलन की बात करते हैं तो ये हम किसी डोमेन पे बात करते हैं, यानी डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी होती है। कभी भी आप किसी पॉइंट पे विश्लेषिक होने का मतलब, या किसी पॉइंट जेड नॉट पे विश्लेषिक होने का मतलब है कि उसके किसी प्रतिवेश में विश्लेषिक होना, यानी उसके अराउंड एक ओपन डिस्क मिलेगी जिसमें वो विश्लेषिक होना चाहिए। तो अगर आपको विश्लेषिक चेक करना है तो हमें इसमें क्या पता होना चाहिए कि भी हमें अवकलनीय फलन है या नहीं है, चेक करना आना चाहिए। क्योंकि अभी भी डेफिनेशन तो हम वही लिख रहे हैं ना, कि फलन एफ जेड किसी प्रांत डी में, प्रांत का मतलब हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, और ओपन सेट होना चाहिए, और कनेक्टेड सेट होना चाहिए। तो जब भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में किसी प्रांत की बात आती है तो यहाँ नॉन एम्प्टी, ओपन सेट एंड कनेक्टेड सेट लिया जाता है। तो जब विश्लेषिक फलन चेक करना होगा तो वो हम किसी डोमेन पे चेक करेंगे। यानी ऐसा नहीं है किसी एक पॉइंट पे विश्लेषिक होने का मतलब क्या होता है, उसके अराउंड एक ओपन डिस्क मिल जाती है जहां पे वो थ्रू आउट अवकलनीय रहता है फलन। ये जरूर ध्यान रखेंगे इसमें। तो लिखेंगे फलन एफ जेड किसी प्रांत डी में विश्लेषिक फलन होगा यदि प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। यानी अभी भी हमें अवकलनीयता चेक करनी है, लेकिन प्रांत के प्रत्येक बिंदु पे अगर अवकलनीय है तब मेरा जाके फलन जो है वो उस प्रांत में क्या होता है, विश्लेषिक फलन बनता है। ये ध्यान रखेंगे। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, और बना के लिख लो, फलन एफ जेड बिंदु जेड नॉट पर विश्लेषिक होगा। अगर किसी बिंदु जेड नॉट पर विश्लेषिक अगर हम बोल रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या होगा वो लिख लेते हैं। तो यहां और बना के लिख सकते हैं आप कि फलन एफ जेड, फलन एफ जेड किसी बिंदु, फलन एफ जेड किसी बिंदु जेड नॉट पर, किसी बिंदु जेड नॉट पर विश्लेषिक होगा, या किसी बिंदु जेड नॉट पर विश्लेषिक है। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर किसी बिंदु जेड नॉट पर अगर कोई फलन विश्लेषिक दे रखा है तो इसका मतलब क्या होता है तो लिखें, है तो वह ना केवल जेड नॉट पर अवकलनीय होगा, यानी फलन एफ जेड किसी बिंदु जेड नॉट पर विश्लेषिक है तो ना वह, या ना अगर फलन एफ जेड किसी बिंदु जेड नॉट पर विश्लेषिक है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो केवल जेड नॉट पे अवकलनीय नहीं होगा, उस जेड नॉट के प्रतिवेश में अवकलनीय होगा। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे ना केवल जेड नॉट पे अवकलनीय होगा, है तो ना केवल जेड नॉट पर अवकलनीय होगा, ना केवल जेड नोट पर अवकलनीय होगा, जबकि जेड नोट के, जबकि जेड नोट के प्रतिवेश में, जेड नोट के प्रतिवेश में, अब यहां आपको पता है प्रतिवेश कैसे लिया जाता है, एक ओपन डिस्क ली जाती है। तो ओपन, जबकि जेड नोट के प्रतिवेश में, जेड नोट के प्रतिवेश में अवकलनीय होगा। तो ये ध्यान रखेंगे भाई। तो यहाँ पे कम से कम ओपन डिस्क मिलनी चाहिए जहां पे वो थ्रू आउट अवकलनीय होना चाहिए, अवकलनीय होगा, ये है। तो इसका मतलब किसी पॉइंट पे विश्लेषिक होने का मतलब क्या है कि उस पॉइंट के अराउंड अगर जेड नोट पे विश्लेषिक है तो एक हमें ओपन डिस्क मिलेगी उस पॉइंट के अराउंड जेड नोट के, जहां पे मेरा फंक्शन है वो क्या होगा, थ्रू आउट डिफरेंशिएबल होगा हर पॉइंट पे। तो जेड नोट पे यहाँ पे विश्लेषिक होने का मतलब है यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स पे विश्लेषिक यानी अवकलनीय होना, और इन सारे पॉइंट्स पे क्या होगा, वो विश्लेषिक भी हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे।
तो विश्लेषिक फलन या विश्लेषिक जो फलन है वो हमेशा क्या होता है, डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी होती है, ना कि पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी। जबकि अभी तक हमने लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी है, वो सारी क्या होती है, पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी होती है, जबकि ये क्या होती है, डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी होती है। तो इसका मीनिंग ये होता है, तो किसी भी प्रांत में हमें चेक करना हो कि मेरा फलन विश्लेषिक फलन है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस फलन के, उस प्रांत के प्रत्येक बिंदु पे मेरा फलन क्या हो जाना चाहिए, अवकलनीय हो जाना चाहिए। तब हम जाके कहते हैं कि मेरा फलन क्या होगा, विश्लेषिक फलन होगा। तो लिख लेंगे, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं हमेशा, वो विश्लेषिक फलन होते हैं, तो उनके एग्जांपल लिखवा देता हूं। जैसे e टू द पावर z है, तो वो हमेशा विश्लेषिक फलन होगा, क्योंकि हर जगह पे क्या है, वो अवकलनीय है, हर जगह पे क्या है, अवकलनीय है। तो c माइनस 0 पे वो हमेशा विश्लेषिक होगा। अब 0 है तो वो तो उसकी रेंज में आएगा नहीं, तो यहां से आप देख सकते हैं कि पूरे c पे विश्लेषिक हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल, यानी एफ जेड बराबर ई जेड ई टू द पावर जेड सर्वत्र विश्लेषिक होता है पूरे सी में, यानी फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी पर विश्लेषिक फलन है, पर विश्लेषिक फलन है, क्योंकि हर जगह क्या है, अवकलनीय है, विश्लेषिक फलन है। तो साइन जेड हो गया, कोस जेड हो गया, और पॉलिनोमियल यानी बहुपद आ जाए, तो ये सारे विश्लेषिक फलन होते हैं, पूरे सी पे विश्लेषिक होते हैं। तो यहाँ से एफ जेड बराबर मान लो साइन जेड आ जाए तो वो भी विश्लेषिक होता है, एफ जेड बराबर कोस जेड, क्योंकि हर पॉइंट पे क्या है, अवकलनीय है। एफ जेड बराबर अगर कोई बहुपद आ जाए ए नॉट प्लस ए वन जेड और प्लस यहाँ से ए एन जेड की पावर एन, तो ये सारे के सारे फंक्शन हैं, वो पूरे सी पर विश्लेषिक फलन होते हैं, वो पूरे सी पे क्या होते हैं, विश्लेषिक फलन होते हैं। और अगर दो विश्लेषिक फलन है, उनका सम भी विश्लेषिक फलन होता है, उनका डिफरेंस भी विश्लेषिक फलन होता है, और उनका प्रोडक्ट भी विश्लेषिक फलन होता है, और रेशियो विश्लेषिक फलन होता है यदि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो जो अवकलनीयता वाली जो प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये रिजल्ट्स भी आप लिख सकते हैं साथ में कि यदि फलन एफ जेड तथा जी जेड, यदि फलन एफ जेड तथा जी जेड दो विश्लेषिक फलन हैं, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी तो अल्फा एफ जेड और प्लस बीटा जी जेड, अल्फा एफ जेड प्लस बीटा जी जेड भी एक विश्लेषिक फलन होगा, भी एक विश्लेषिक फलन होगा। तो ये याद रखेंगे। अब अल्फा बीटा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, अल्फा बीटा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। तो अगर एफ और जी दो विश्लेषिक फलन है, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी हमेशा क्या होता है, विश्लेषिक फलन होता है। ऐसे ही आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको प्रूफ कर सकते हैं, जैसे अवकलनीयता वाले रिजल्ट प्रूफ करते हैं, सेम वही तरीका है। तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं कि एफ जेड इंटू जी जेड भी विश्लेषिक होगा, भी विश्लेषिक फलन होगा। कब, जब एफ जेड और जी जेड विश्लेषिक है, भी विश्लेषिक फलन होगा। इनका प्रोडक्ट भी हमेशा क्या आता है, विश्लेषिक फलन होगा। ये भी आप लिख सकते हैं, जैसे साइन जेड इंटू ई टू द पावर जेड आ जाए, विश्लेषिक होगा, साइन जेड इंटू कोस जेड आ जाए, विश्लेषिक होगा, या बहुपद इंटू ये कोई फलन हो जाए तो वो भी क्या होगा, विश्लेषिक फलन होगा। ये हम ध्यान रख सकते हैं यहाँ से, ठीक है बच्चों। और यहाँ से इनका रेशियो की बात करें तो एफ जेड अपॉन जी जेड विश्लेषिक, या ऊपर लिख देता हूं, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कि एफ जेड अपॉन जी जेड विश्लेषिक होगा यदि, एफ जेड अपॉन जी जेड विश्लेषिक फलन होगा यदि जी जेड इज नॉन जीरो। जहां पे जी जेड क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होगा, वहां उन पॉइंट्स पे एफ जेड अपॉन जी जेड भी क्या होगा, विश्लेषिक फलन होगा। जहां पे एफ जेड अपॉन जी जेड भी क्या होगा,
विश्लेषिक फलन होगा। लिख लेंगे सभी। तो ये सारी प्रॉपर्टी थी। विश्लेषिक फलन क्या होता है, तो पूरे प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो जाए तो मेरा फलन क्या हो जाता है, विश्लेषिक फलन हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ये तो स्टैंडर्ड एग्जांपल है जो आप ध्यान रख सकते हैं। e टू द पावर z, sin z, cos z और पॉलिनोमियल, ये हमेशा क्या होते हैं, विश्लेषिक फलन होते हैं। हमेशा क्या होते हैं, विश्लेषिक फलन होते हैं। तो लिख लेंगे सब जगह। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स करते हैं, लिख लो सभी इनको। अब नेक्स्ट इसमें कुछ एग्जांपल्स करते हैं और विश्लेषिक फलन, और यहाँ पे एक डेफिनेशन और रह जाती है, उसको भी लिख ही लेते हैं, यानी हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे इसमें हार्मोनिक फंक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हार्मोनिक फंक्शन। तो लिखें इसमें, जिसको प्रसंवादी फलन कहते हैं, हार्मोनिक फंक्शन या प्रसंवादी फलन, या इसको हम कहते हैं हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन यानी प्रसंवादी फलन। हार्मोनिक फंक्शन यानी प्रसंवादी फलन। तो लिख लेंगे, नेक्स्ट हेडिंग लिखें, हार्मोनिक फंक्शन या प्रसंवादी फलन। इसमें देखो बच्चों, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो सीआर इक्वेशन वाले क्वेश्चन से उससे हो जाते हैं लगभग क्वेश्चन जो भी पूछे जा रहे हैं। ये आपको लिमिट निकालना आना चाहिए, या फिर ये जितनी भी जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं वो सारी आपको याद होनी चाहिए, वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो लगभग सारे क्वेश्चंस अपन यहाँ पे करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो लिखें इसमें पहले डेफिनेशन, प्रसंवादी फलन या हार्मोनिक फंक्शन। तो पहले डेफिनेशन ऐड कर लें। तो फलन ux, y को प्रसंवादी फलन कहेंगे। लिख लेंगे, फलन ux, y को, फलन ux, y को प्रसंवादी फलन कहेंगे। फलन ux, y को प्रसंवादी फलन कहेंगे यदि, यानी ये प्रसंवादी फलन होगा यदि लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करे और इसके जो फर्स्ट एंड सेकंड यानी प्रथम तथा द्वितीय पार्शियल डेरिवेटिव है वो क्या करने चाहिए, एग्जिस्ट करें और कंटिन्यूअस हो। यानी एग्जिस्ट भी करें और कंटिन्यूअस हो। यदि फर्स्ट कंडीशन लिख लेंगे, यदि फर्स्ट कंडीशन लिखें, ux, y लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है, यदि ux, y लाप्लास समीकरण को देख लेंगे भी, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करें, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करें। यानी फर्स्ट लाप्लास समीकरण का मतलब क्या होता है, यानी दैट इज, यानी इसका मतलब क्या है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर क्या आना चाहिए, 0। ये लाप्लास समीकरण होती है। डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करे। सेकंड लिखेंगे इसमें, सेकंड लिखेंगे, इसके प्रथम दो अवकलज सतत हों। सेकंड लिखेंगे, इसके प्रथम दो अवकलज यानी u के, तो इसके प्रथम दो अवकलज, इसके प्रथम दो अवकलज, इसके प्रथम दो अवकलज सतत हों या कंटिन्यूअस हो, एक ही बात है, सतत हो। तो अगर इन दोनों कंडीशन को जो फंक्शन सेटिस्फाई, अब देखो ये जो हार्मोनिक फंक्शन है या प्रसंवादी फलन है, ये हमेशा रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। ये हमेशा क्या होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। देखो ना ux, y ये fz का क्या होता है, रियल भाग होता है। तो कोई भी फंक्शन जो हार्मोनिक फंक्शन की बात करेंगे वो रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। तो ये आपका प्रसंवादी फलन कब बनता है, जब हमारे पास ux, y
लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करे, यानी डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे और डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकाल के इनको अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा 0 आ जाना चाहिए। तब हम कहते हैं लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। और साथ में इसके प्रथम दो अवकलज क्या होने चाहिए, सतत होने चाहिए। इसके दो प्रथम अवकलज है वो क्या होने चाहिए, सतत होने चाहिए। तब हमारा जो फलन यू एक्स कोमा वाई है वो क्या बन जाता है, प्रसंवादी फलन बन जाता है। और यहां से आप एक रिजल्ट लिख सकते हैं बच्चों कि अगर जो फलन विश्लेषिक होगा तो u और v है वो हमेशा प्रसंवादी फलन होते हैं, यानी हार्मोनिक फंक्शन होते हैं। अगर हार्मोनिक नहीं होंगे तो हमारा फलन एफ जेड है वो क्या नहीं होगा, विश्लेषिक फलन नहीं होगा। तो ये इसकी एक नेसेसरी कंडीशन आपको फिर से मिल जाती है, जो ऑप्शन यानी कि एनालिटिक फंक्शन डिस्कार्ड करने के काम आएगी प्रूफ करने की बजाय। तो यहाँ से आप एक अच्छा रिजल्ट है, नोट बना के लिख लेंगे, नोट बना के लिख लेंगे क्या है, और प्रूफ भी कर सकते हैं, वही सी आर इक्वेशन से प्रूफ हो जाएगा कि यदि लिख लेंगे यदि फलन एफ जेड बराबर यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई, यदि फलन एफ जेड बराबर यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई एक विश्लेषिक फलन है, एक विश्लेषिक फलन है, एक विश्लेषिक फलन है, एक विश्लेषिक फलन है, तब यू एक्स कोमा वाई, तब यू एक्स कोमा वाई तथा वी एक्स कोमा वाई, यू एक्स कोमा वाई तथा वी एक्स कोमा वाई प्रसंवादी फलन होंगे, प्रसंवादी फलन होंगे, यानी हार्मोनिक फंक्शन होंगे, प्रसंवादी फलन होंगे। तो अगर मेरा फलन एफ जेड यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई अगर एक विश्लेषिक फलन है तो u और v है वो क्या होंगे, हमेशा प्रसंवादी फलन होंगे, यानी हार्मोनिक फंक्शन होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई फलन विश्लेषिक फलन है या नहीं है, तो एक तो हमने देखा कि भाई आप सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करवा लो। अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वहां से हम मना कर सकते हैं कि फलन विश्लेषिक नहीं होगा, क्योंकि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो अवकलनीय नहीं होगा, और अगर अवकलनीय नहीं है तो वो विश्लेषिक नहीं हो सकता। तो वो उसकी नेसेसरी कंडीशन बन गई। ऐसे ही यहाँ पे अगर मान लो कोई फलन एफ जेड है वो विश्लेषिक फलन है तो u और v क्या होंगे, हार्मोनिक होंगे। तो अगर आपको u और v आपने चेक किया हार्मोनिक नहीं है तो आप डायरेक्ट मना कर सकते हैं कि वो मेरा फलन एफ जेड है वो विश्लेषिक नहीं है। तो ये दोनों जो आपके मेथड है वो डिस्कार्ड करने के काम आते हैं कि भाई जो फंक्शन हार्मोनिक नहीं होगा u और v में से कोई भी एक भी अगर हार्मोनिक नहीं हुआ तो मेरा जो फलन एफ जेड बन रहा है वो मेरा क्या नहीं हो सकता, वो मेरा कभी विश्लेषिक फलन नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन ये क्वेश्चन है जो आपका, ये जो हमारा एग्जांपल, ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है ये हमारे क्वेश्चन को डिस्कार्ड करने में काम आएगा कि ये विश्लेषिक नहीं है। अब अगर हार्मोनिक है तो जरूरी नहीं है वो विश्लेषिक हो जाएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बाकी कंडीशन आपको सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर हार्मोनिक नहीं है यू या वी में से कोई भी एक भी तो मेरा फलन क्या नहीं होगा, विश्लेषिक नहीं होगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लिख लेंगे इसको, लिख लेंगे इसको, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे। लिखें नेक्स्ट एग्जांपल लिखें। इसमें अगर हमें दे रखा है यू एक्स कोमा वाई, यू एक्स कोमा वाई बराबर यू एक्स कोमा वाई बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर। तो ये जो फलन है हमारे पास ये हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं है, ये मान लो आपसे वेरीफाई करवाया जाए तो कैसे करेंगे। इसमें लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए सबसे पहले। तो यहाँ से हम निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स करेंगे वो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर और माइनस का 3y स्क्वायर, और डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर करेंगे वो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 6x, यहाँ से 6s आ जाए और ये 0 आ जाएगा। और ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें डेल u अपॉन डेल वाई, तो डेल u अपॉन डेल वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का डेल u अपॉन डेल वाई करेंगे तो माइनस का 6xy स्क्वायर, सॉरी माइनस का 6xy हो जाएगा।
और डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 6x आ जाएगा, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और प्लस डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे, वो क्या आ जाएगा यहाँ से, यानी 6x और माइनस का 6x, ये 0 हो जाएगा। तो लाप्लास समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। और सेकेंड हम क्या देखते हैं, इनके पार्शियल डेरिवेटिव। तो हमें पता है कि जो हमारा ux कोमा वाई है वो रियल वैल्यूड फंक्शन होता है और इसमें ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है। तो अगर ये बहुपद में है तो हमेशा ये क्या हो जाएगा, यानी इसके पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होंगे, भले आप x के सापेक्ष करें भले y के सापेक्ष करें, वो हमेशा क्या आएंगे, कंटिन्यूअस। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ux कोमा वाई एक हार्मोनिक फलन है, यानी ux कोमा वाई एक प्रसंवादी फलन है, प्रसंवादी फलन है या हार्मोनिक फंक्शन है, प्रसंवादी फलन है, यानी ux कोमा वाई एक प्रसंवादी फलन है। इस तरीके से एग्जाम में पूछे जा सकता है। तो ये आसान सा मेथड है यहाँ पे कि अगर हमें कोई भी फंक्शन दे रखा हो और आपसे पूछा जाए कि वो हार्मोनिक है या नहीं है, तो सबसे पहले आप लाप्लास को सेटिस्फाई करवाएं और फिर यहाँ से देखते ही पता चल जाएगा कि इसके पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस है या नहीं है, पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस है या नहीं है। तो ये लिख लेंगे इसमें। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसमें कुछ एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं वो करते हैं, तो लिखें इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जो करते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखें बच्चों, एग्जाम में पूछे हुए हैं और करें सभी इनको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखते हैं इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following statement is false, which of the following statement is false, यानी इनमें से कौन सा कथन असत्य है। फर्स्ट लिखें एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर, एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर, जेड नॉट इक्वल्स टू आयोटा, और जेड बराबर 0 जब z इक्वल्स टू आयोटा हो। ठीक है, यानी एफ जेड बराबर 0 होगा जब z इक्वल्स टू आयोटा, इज कंटिन्यूअस एट z इक्वल्स टू आयोटा, इज कंटिन्यूअस एट z इक्वल्स टू आयोटा। ऑप्शन बी लिखें, ऑप्शन बी लिखें एफ जेड इक्वल्स टू मॉड जेड स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ऑप्शन सी लिखें एफ जेड बराबर जेड की पावर n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। और ऑप्शन डी लिखें बच्चों इसमें, ऑप्शन डी है कि द डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड, द डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड इक्वल्स टू mod z square, the derivative of f z equals to mod z square is exist only at origin, is exist only at origin, only at origin, only at origin, origin ही है ना, हाँ origin, only at origin। तो लिखें इसमें, तो ये क्वेश्चन करें सभी भाई, करें सभी इसको। हाँ भाई बच्चों करें इस क्वेश्चन को। अब देखो ये मैंने आपको क्लास में करवाया था कि ये जो फलन है एफ जेड, जेड स्क्वायर दे रखा है जेड नॉट इक्वल्स टू आयोटा, तो पहले आप इसकी लिमिट चेक कर सकते हैं। तो लिमिट जेड टेंस टू आयोटा और यहाँ फंक्शन हमें दे रखा है जेड स्क्वायर, तो यहाँ से लिमिट क्या आ जाएगी आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1। तो यहाँ आयोटा पे जो लिमिट है वो -1 आ रही है, लेकिन आयोटा पे फंक्शन की वैल्यू 0 दे रखी है, इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आंसर ए हो गया। अगर एग्जाम में देखते तो ऑप्शन ए हो जाता। बाकी आप वेरीफाई कर सकते हैं, हमने देखा था एफ जेड बराबर मोड जेड स्क्वायर,
तो इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, एफ जेड बराबर मोड जेड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, जेड जेड बार, या फिर हम यहाँ पे इसे मोड जेड स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो ये हमारा फंक्शन यू एक्स कोमा वाई हो गया। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये हमेशा कंटिन्यूस होगा हर पॉइंट के ऊपर, क्योंकि जो लिमिट आएगी वही फंक्शन की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है एवरीवेयर। लेकिन डिफरेंशियबल कहाँ होता है, डिफरेंशियबल केवल 0 0 पे होता है। यानी डिफरेंशियबल क्या होता है, केवल 0 0 पे। तो जो ऑप्शन डी है वो भी सही है कि ये केवल 0 0 पे डिफरेंशियबल होता है। वेरीफाई किया था ना हमने, क्योंकि एफ जेड बराबर हम क्या लिखते हैं, जेड जेड बार। तो यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल जेड बार हमने निकाला तो क्या आया था, जेड। तो ये डेल एफ अपॉन डेल जेड बार जहां 0 होता है वही पॉसिबिलिटी होती है इसके डिफरेंशियबल होने की। तो 0 के अलावा तो वैसे ही डिफरेंशियबल नहीं है, और 0 पे होता है, हमने डेफिनेशन से इसको प्रूफ किया था, याद होगा आपको। तो ये ऑप्शन, तो यहाँ से इसने पूछा है फॉल्स, तो ये फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट ए हो जाएगा। तो ये आंसर नहीं होगा, एक सेकेंड, फॉल्स पूछा है तो ये आंसर नहीं होंगे ना। ये वैसे स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन उसने फॉल्स पूछा है, तो आंसर ये हो जाएगा। फिर जेड की पावर एन, तो मैंने अभी लिखवाया था कि जेड की पावर एन ये क्या है, बहुपद है, और बहुपद हमेशा विश्लेषिक फलन होता है। तो विश्लेषिक होने का मतलब क्या है कि वो हर जगह क्या होता है, अवकलनीय होता है। तो ये फलन हमेशा क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा हर जगह, पूरे सी पे, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे। ठीक है, तो इस तरीके से ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ये एग्जाम के क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो क्वेश्चन है वो बड़े आसान से क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। तो जो भी एग्जाम्स हैं जिसमें ये सिलेबस में है, जैसे डीयू में या फिर सीयू सेट वगैरह में, जहां भी इसके क्वेश्चंस आते हैं वो सारे आपको बोर्ड पे करवा देंगे। तो चलो इसमें अब एक स्टेटमेंट लिखते हैं। तो लिखें हार्मोनिक, जैसे हार्मोनिक कॉन्जुगेट हमने पढ़ा, तो इसमें एक डेफिनेशन और लिखेंगे, यानी हार्मोनिक कॉन्जुगेट, हार्मोनिक कॉन्जुगेट यानी हार्मोनिक फंक्शन हमने पढ़ लिया। अब लिखें हार्मोनिक कॉन्जुगेट यानी प्रसंवादी संयुग्मी, प्रसंवादी संयुग्मी, प्रसंवादी संयुग्मी, या इसको इंग्लिश में कहते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट, हार्मोनिक, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, प्रसंवादी संयुग्मी, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो डेफिनेशन लिखें पहले इसकी, प्रसंवादी संयुग्मी या हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो लिखें फलन एफ जेड, फलन एफ जेड बराबर, फलन एफ जेड बराबर, फलन एफ जेड बराबर यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई एक एनालिटिक फंक्शन या विश्लेषिक फलन है, एक विश्लेषिक फलन है, एक विश्लेषिक फलन है, फलन एफ जेड बराबर यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई एक विश्लेषिक फलन है। तो वी एक्स कोमा वाई, फलन वी एक्स कोमा वाई यू एक्स कोमा वाई का, यू एक्स कोमा वाई का प्रसंवादी संयुग्मी कहलाता है। वी एक्स कोमा वाई यू एक्स कोमा वाई का प्रसंवादी संयुग्मी कहलाता है, प्रसंवादी संयुग्मी कहलाता है, प्रसंवादी संयुग्मी कहलाता है। तो कहने का मतलब बच्चों क्या होगा कि अगर हमारा कोई फंक्शन एफ जेड है यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई, अगर ये विश्लेषिक फलन है, तो ये जो हमारा वी एक्स कोमा वाई है ये यू एक्स कोमा वाई का क्या बन जाता है, प्रसंवादी संयुग्मी बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रसंवादी संयुग्मी बन जाता है, ये ध्यान रखेंगे। तो अगर हमारे पास, तो प्रसंवादी संयुग्मी अगर चेक करना है, कोई भी फंक्शन दे रखा होता है, तो वहां पे हमें क्या करना है कि ये जो फंक्शन यू एक्स कोमा वाई और वी एक्स कोमा वाई जो भी आपको फंक्शन दे रखे होंगे ये आप उसमें पुट करेंगे, और अगर ये फंक्शन हमारा क्या बन जाए, विश्लेषिक फलन बन जाए, तो ये हमारा वी एक्स कोमा वाई है वो यू एक्स कोमा वाई का क्या बन जाता है, प्रसंवादी संयुग्मी बन जाता है। ठीक है, लिख लेंगे इसको, प्रसंवादी संयुग्मी बन जाता है। तो ये प्रसंवादी संयुग्मी होता है बच्चों। तो जब देखो यहां से अब आपसे कहा जाए कि भाई जो फंक्शन यू एक्स कोमा वाई है क्या वो वी एक्स कोमा वाई का प्रसंवादी संयुग्मी होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि यहाँ पे फलन यू एक्स कोमा वाई, फलन यू एक्स कोमा वाई वी एक्स कोमा वाई का
Vx कोमा वाई का प्रसंवादी संयुग्मी प्रसंवादी संयुग्मी प्रसंवादी संयुग्मी होना आवश्यक नहीं है। प्रसंवादी संयुग्मी होना आवश्यक नहीं है। कैसे नहीं है देखते हैं, देखो आवश्यक नहीं है। अब आपको जब भी प्रसंवादी पूछा जाए तो जो फलन, जैसे मान लो Vx कोमा वाई है, अगर वो Ux कोमा वाई का प्रसंवादी फलन या प्रसंवादी संयुग्मी फलन बनता है तो इसका मतलब क्या है कि Ux कोमा वाई प्लस आयोटा Vx कोमा वाई जो फंक्शन बनेगा वो विश्लेषिक फलन होना चाहिए। अगर है तो वो उसका प्रसंवादी संयुग्मी होगा, वरना नहीं है। तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई हमारा जो फंक्शन है एफ जेड ux कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई एक विश्लेषिक फलन है, तो ये जो आपका इमेजनरी पार्ट है ये हमेशा इस रियल पार्ट का क्या होगा, प्रसंवादी संयुग्मी होगा। लेकिन यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ux कोमा वाई है वो क्या vx कोमा वाई का प्रसंवादी संयुग्मी होगा, तो अगर ये इसका प्रसंवादी संयुग्मी होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि सर यहां से जो मेरा फंक्शन gz बनेगा, तो अब मेरा ux कोमा वाई है वो vx कोमा वाई का प्रसंवादी संयुग्मी देखना है। तो यहाँ इमेजनरी पार्ट अब कौन बनेगा, ux कोमा वाई। मैंने कहा ना कि जो प्रसंवादी संयुग्मी होता है वो इसका इमेजनरी पार्ट होता है। तो यहां से आपके पास जो फंक्शन gz बनाओगे वो आएगा vx कोमा वाई और प्लस आयोटा ux कोमा वाई। अब आपका जो ux कोमा वाई है वो vx कोमा वाई का प्रसंवादी संयुग्मी हो जाएगा यदि ये फंक्शन gz है वो विश्लेषिक फलन होना चाहिए। अब ये विश्लेषिक है या नहीं आप चेक कर लो, कोशी-रीमान समीकरण से देख लो इसको। तो यहां से कोशी-रीमान समीकरण क्या आ जाएगी, अब यहां से आप इसको ये मान लो, अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको हम कैपिटल यू मान लेते हैं और प्लस यहां से आयोटा कैपिटल वी मान लिया। अब अगर ये फंक्शन विश्लेषिक होगा तो आप केवल सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर लो, क्योंकि बाकी तो यू और वी हैं, इनके पार्शियल डेरिवेटिव वो तो कंटिन्यूस होंगे क्योंकि यू और वी हम यही तो उठा के चल रहे हैं। तो अगर मेरा फंक्शन एफ जेड विश्लेषिक फलन है तो वी यू का वी है वो यू का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा, लेकिन यू वी का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखना ये फंक्शन हमेशा विश्लेषिक होना जरूरी नहीं है। क्यों, देखो यहाँ पे, क्योंकि यहां से अगर हम सी आर चेक करेंगे तो क्या आएगा भाई, सी आर चेक करने के लिए क्या आना चाहिए, यहां से अगर हम सी आर चेक करते हैं तो क्या आना चाहिए कि सर यूएक्स बराबर क्या होना चाहिए, वी वाई होना चाहिए। कैपिटल की बात कर रहे हैं, वी वाई होना चाहिए। तो यूएक्स का मतलब क्या है, यू क्या है यहाँ पे वी एक्स कोमा वाई है, तो यूएक्स का मतलब है वी एक्स और बराबर, और यहां से कैपिटल वी वाई तो मतलब क्या है, यू वाई है, तो यू वाई। और हमें पता है कि हमारे पास जो फंक्शन एफ जेड है वो विश्लेषिक था, तो वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यू एक्स बराबर वी वाई और यू वाई बराबर माइनस का वी एक्स। तो देखो यहां से वी एक्स बराबर यू वाई आ रहा है, जबकि वी एक्स बराबर क्या होना चाहिए, माइनस का यू वाई। तो ये इसके इक्वल नहीं आएगा, तो यानी ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तभी मैंने कहा कि अगर हमारा फंक्शन एफ जेड यू प्लस आयोटा वी अगर विश्लेषिक फलन है तो जो फलन v है वो u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है, लेकिन जो u है वो v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होना जरूरी नहीं है। वो कब होगा, जब आप ये फंक्शन बनाओ। तो इसका मतलब एक चीज ये भी सीखने को मिली कि सर अगर किसी एनालिटिक फंक्शन के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अगर हम आपस में इंटरचेंज कर दें तो वो फंक्शन विश्लेषिक होना जरूरी नहीं है। ये देख लो यहाँ पे काउंटर एग्जांपल, क्योंकि ये जो फलन हमने लिया इसकी सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसकी सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसीलिए मैंने लिखा कि अगर वी यू का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है तो जरूरी नहीं है कि यू है वो वी का हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो जाए, तो होना आवश्यक नहीं है। अगर वी यू का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है तो यू का वी का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होना आवश्यक नहीं है। ये बात इसी में साथ में लिख लेंगे आप। अब आपको जैसे मान लो कोई दो फंक्शन दे दें कि भाई कोई भी एक मान लो फंक्शन दिया कोई भी कि वी एक्स कोमा वाई है वो यू एक्स कोमा वाई का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है या नहीं है, तो जो जिसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है उसको हमेशा इमेजिनरी पार्ट में लिख लिया करो और जो है वो इधर लिख लिया करो। अब वो जो फंक्शन एफ जेड बनता है वो हमारा विश्लेषिक फलन होना चाहिए, बस ये चेक कर लो, उससे हार्मोनिक कॉन्जुगेट चेक हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि जो बच्चों माइनस वी है या माइनस यू है वो v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो यहां से इसी में एक स्टेटमेंट ऐड कर लो कि माइनस
यू एक्स कोमा वाई माइनस यू एक्स कोमा वाई, या फिर आप ये लिख सकते हैं हाँ माइनस यू एक्स कोमा वाई वी एक्स कोमा वाई का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है या प्रसंवादी संयुग्मी होता है। तो माइनस यू एक्स कोमा वाई वी एक्स कोमा वाई का प्रसंवादी संयुग्मी होता है। अब ये क्यों होता है देखते हैं, प्रसंवादी संयुग्मी होता है, प्रसंवादी संयुग्मी होता है, ये लिख लेंगे, प्रसंवादी संयुग्मी होता है। तो uv का प्रसंवादी संयुग्मी नहीं होता है, माइनस uv का प्रसंवादी संयुग्मी हो जाएगा। ये आप लिख सकते हैं और इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। देखो इसमें एक बार दोबारा समझा देता हूं इसका मीनिंग क्या है, कि जैसे आपको कहा जाए कि भाई कोई वी एक्स कोमा वाई है, वो यू एक्स कोमा वाई का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। इसका मतलब ये हो गया कि सर एफ जेड बराबर यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई एक विश्लेषिक फलन होगा। अगर वी यू का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है तो ये हमेशा विश्लेषिक फलन होगा। अगर आपसे कहा जाता है कि यू वी का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है तो आप लिख सकते हैं कि सर फंक्शन जी जेड वी एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा यू एक्स कोमा वाई है, वो भी मेरा हार्मोनिक विश्लेषिक फलन होगा। अगर ऐसा कहा गया तो, लेकिन मैंने कहा कि भाई v है वो u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट हमेशा होता है, लेकिन u v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो जाए जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर u और v लिखा है, ये अगर विश्लेषिक फलन है तो आप इनको इंटरचेंज करने पे वो विश्लेषिक फलन हो जाए जरूरी नहीं है। उसके लिए ये देखो हमने देखा था अभी कि उसमें CR सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, लेकिन अगर आप यहाँ पे u की जगह माइनस यू रिप्लेस कर देते हैं, अगर मैं फंक्शन एच जेड ये बना देता हूं क्या कि माइनस का यू एक्स कोमा वाई, माइनस का यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई, तो ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट हो जाएगा किसका? इस फलन का। क्योंकि आप खुद देख लो, या फिर ये कर सकते हैं यू एक्स कोमा वाई माइनस वी एक्स कोमा वाई का प्रसंवादी संयुग्मी, तो माइनस यहां लगा लेंगे, यहां माइनस लगा लेंगे, यू एक्स कोमा वाई माइनस वी एक्स कोमा वाई का प्रसंवादी संयुग्मी होता है, ये लिख लेंगे। क्यों होता है उसका रीजन क्या है अभी देखते हैं। तो आपने क्या किया, यू एक्स कोमा वाई लिख दिया और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, माइनस, यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस, ठीक है। और इंटरचेंज, अच्छा सॉरी इंटरचेंज तो किया नहीं हमने, तो इंटरचेंज करो इसको, इंटरचेंज करो, क्योंकि यू एक्स कोमा वाई माइनस वी एक्स कोमा वाई का प्रसंवादी संयुग्मी है। तो यहां से आप क्या लिखेंगे, यहां से आप लिखेंगे यहाँ यू एक्स कोमा वाई आएगा और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, वी एक्स कोमा वाई और प्लस का आयोटा, और यहां से ये इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट होना चाहिए। तो अगर आप इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, देखो यहां से ये प्रूफ कैसे होता है इसको मैं बता देता हूं आपको। इसको प्रूफ ऐसे करते हैं बच्चों, देखो यहां से, क्योंकि अगर एफ जेड है वो अगर विश्लेषिक फलन है तो यहां से आप आयोटा एफ जेड डिफाइन कर लो। तो आयोटा एफ जेड क्या आ जाएगा, यहाँ से आयोटा यू एक्स कोमा वाई और यहाँ से माइनस का वी एक्स कोमा वाई, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और हमें ये पता है कि अगर एफ जेड विश्लेषिक होता है तो आयोटा इंटू एफ जेड है वो विश्लेषिक होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर मान लो आपके आरयू में तो ना पूछा जाए लेकिन पूछा जा सकता है। अगर आप मान लो सीयू सेट की बात करें, डीयू की बात करें, तो अगर एफ जेड विश्लेषिक फलन है तो जो आयोटा एफ जेड है वो क्या होगा, विश्लेषिक फलन होगा। तो यहां से आप खुद देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे पास, अब यहाँ पे इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का वी एक्स कोमा वाई, ये रियल पार्ट हो गया, और यहाँ से प्लस का आयोटा यू एक्स कोमा वाई, इसको ये लिख सकते हैं। तो यहां से जो इमेजिनरी पार्ट होता है तो यू एक्स कोमा वाई माइनस वी एक्स कोमा वाई का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है। तो कन्वर्स ट्रू नहीं होता है उसमें, लेकिन अगर आप माइनस से रिप्लेस कर देते हैं v को तो आप कह सकते हैं कि यू एक्स कोमा वाई माइनस वी एक्स कोमा वाई का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है। तो आप इसमें ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि यू एक्स कोमा वाई माइनस वी एक्स कोमा वाई का प्रसंवादी संयुग्मी होता है। यानी आपसे कहा जाए कि भाई वी एक्स कोमा वाई यू एक्स कोमा वाई का प्रसंवादी संयुग्मी होता है, तो आप कन्वर्स में क्या कह सकते हैं कि यू एक्स कोमा वाई माइनस वी एक्स कोमा वाई का भी प्रसंवादी संयुग्मी होगा। अगर वो उसका होता है तो ये इसका माइनस है उसका हो जाएगा। मतलब कि अगर वी एक्स कोमा वाई
ux, y का प्रसंवादी संयुग्मी होता है, तो आप यहां से लिख सकते हैं कि सर ux, y माइनस vx, y का प्रसंवादी संयुग्मी होगा। ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि अगर vx, y ux, y का प्रसंवादी संयुग्मी है, तो क्या ux, y vx, y का प्रसंवादी संयुग्मी होगा? तो हम कह देंगे कि जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि इनको इंटरचेंज करने पे जो नया फंक्शन बनता है वो जरूरी नहीं है विश्लेषिक फलन हो जाए। जबकि हमें पता है कि एफ जेड अगर विश्लेषिक है तो जो आयोटा एफ जेड करते हैं वो हमेशा विश्लेषिक आता है। तो यहां से हम कहते हैं कि ux, y जो है वो माइनस vx, y का प्रसंवादी संयुग्मी होता है। ये ध्यान रखेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा ऐसे ही जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि यदि vx, y ux, y का प्रसंवादी संयुग्मी है, स्टेटमेंट ऐड कर लेंगे। कैसे पूछा जाएगा, ये जितना भी हमने पढ़ा उसके लिए स्टेटमेंट जो पूछा जाएगा एग्जाम में लिख लेंगे कि यदि vx, y ux, y का प्रसंवादी संयुग्मी है, यदि vx, y ux, y का प्रसंवादी संयुग्मी है, तो ux, y का vx, y का प्रसंवादी संयुग्मी होना आवश्यक नहीं है। यानी ux, y का vx, y का प्रसंवादी संयुग्मी होना आवश्यक नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये लिखेंगे। सेकंड लिख लो, फर्स्ट स्टेटमेंट ऐड कर लेंगे, ऐसे पूछा जा सकता है। सेकंड लिख लें कि यदि ux, y यदि vx, y नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखें, यदि vx, y ux, y का प्रसंवादी संयुग्मी है, यदि vx, y ux, y का प्रसंवादी संयुग्मी है, तो ux, y माइनस vx, y का ux, y माइनस vx, y का प्रसंवादी संयुग्मी होता है। ux, y माइनस vx, y का प्रसंवादी संयुग्मी होता है। ये पूछा जाता है बच्चों कि एक दूसरे का प्रसंवादी दे रखा हो तो फिर पूछा जा सकता है उसका कन्वर्स प्रसंवादी होगा या नहीं होगा। तो मैंने कहा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप माइनस से उसको रिप्लेस करते हैं तो वो उसका u है वो माइनस v का क्या बन जाता है, प्रसंवादी बन जाता है। और रीजन भी क्या है, क्योंकि ये फंक्शन एनालिटिक आ जाता है। आप देख लो, अगर किसी फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी हमेशा विश्लेषिक फलन रहता है। तो ये प्रूफ है इसका, ये प्रूफ है इसका, देख सकते हैं। तो आज हम यहीं पे पढ़ते हैं। अब इसमें आपके एक टाइप और बची है कि भाई u दे रखा हो तो v कैसे फाइंड आउट करते हैं, या v दे रखा हो तो u कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वो हम बाई ऑप्शन कर लेंगे। वैसे उसके मेथड भी मैं बता दूंगा आपको, 2-3 मेथड दे रखे हैं, आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन करना है उसमें वो मेथड कहीं काम नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में ये यूनिट अपनी कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज अपना ये जो डेमो क्लासेज है वो 3 दिन का कंप्लीट हो गया है और इसी तरीके से आपको कंटिन्यू पढ़ाया जाएगा। और जिस भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गया, सेकंड हमारे पास डीयू का पेपर है, उसमें भी अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चंस भी आपको डिस्कस करवाए जाएंगे, या सीयू सेट में जो आते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपको सीट में दे दिए जाएंगे और आपको यहाँ पे बोर्ड पे डिस्कस करवाए जाएंगे। हर टॉपिक को इसी तरीके से कवर करवाया जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है 8448231419, तो उस पे आप कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और हाफ फीस है वो पहले सबमिट करनी होगी और बाकी हाफ फीस है वो बाद में सबमिट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि कल से आपको फ्री क्लास नहीं मिलेगी, जो बच्चा ज्वाइन होगा जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया है वो बच्चे को आपका लाइव लिंक चला जाएगा। तो लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव भी ले सकता है, रिकॉर्डेड ले सकता है,
ऑफलाइन आना चाहे तो कल से ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट है, तो वो आप मेरे को कॉल करके बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, और आपका सिलेबस है वो टाइम पे हो जाएगा, उसको आपकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कहेंगे 3 बुक साथ में स्टार्ट करनी है तो वो भी अपन स्टार्ट कर देंगे, 1.5 घंटे की 3 क्लासेस लगा देंगे, तो आप वहां पे उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे, क्योंकि देखो बच्चों डेमो क्लासेस में जैसे मैंने अप्लाइड का भी डेमो चला रखा है, तो अप्लाइड तो वैसे ही सबको समझ में आ जाता है, तो प्योर का जरूरी है, और ये चीजें हमने हमारे आईआईटी जेम वगैरह में भी नहीं पढ़ी होती हैं, तो इसलिए मैंने ये बुक स्टार्ट की थी। अगर ये आपको समझ आ रही है तो बाकी बुक्स भी आराम से समझ में आ जाएंगी, इतना आप विश्वास कर सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।